नमस्कार। अतिथि शिक्षकों से अन्याय में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विकास सक्सेना। जहां एक और मध्य प्रदेश की सरकार युवाओं को रोजगार देने का दावा कर रही है, तो वहीं जो लोग सरकारी नौकरी पर लगे हैं उन्हें पैदल करने में लगी हुई है। जी हां, हम बात कर रहे हैं अतिथि शिक्षकों की, जिनकी एमपी सरकार लगातार अनदेखी कर रही है। हालात ये हैं कि बेरोजगार होने की वजह से करीब 80 अतिथि शिक्षकों की मौत को उन्होंने गले लगा लिया है, लेकिन इसके बाद भी सरकार के नुमाइंदों और अधिकारियों पर इसका कोई असर देखने को नहीं मिलता है। उल्टे अतिथि शिक्षकों को बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है। अब सवाल यह है कि क्यों सरकार अतिथि शिक्षकों के साथ ऐसा व्यवहार कर रही है। आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे अपने खास कार्यक्रम अतिथि शिक्षकों से अन्याय में। मध्य प्रदेश में 2008 में बीजेपी सरकार ने करीब 1,23,000 अतिथि शिक्षकों को नौकरी दी थी, लेकिन 2016 के बाद अतिथि शिक्षकों को हटाने का काम शुरू कर दिया गया। कई अतिथि शिक्षकों को मेरिट और शिक्षा के नीति के नए नियमों का बहाना बनाकर उनको रोजगार से हटा दिया गया, यानी कि बेरोजगार कर दिया गया। 2018 में हिंदी, संस्कृत, विज्ञान और उर्दू के शिक्षकों को बाहर का रास्ता दिखाया गया। इतना ही नहीं, नई भर्ती में अतिथि शिक्षकों के साथ नाइंसाफी की गई, यानी कि 10 से 15 सालों तक पढ़ाने वाले शिक्षकों को भर्ती परीक्षा में अलग से कोई अंक नहीं दिए गए हैं, जिससे एक बार फिर अतिथि शिक्षकों पर गाज गिराई गई है। शिक्षक संघ का आरोप है कि सरकार की गलत नीतियों के कारण बेरोजगार होने से अतिथि शिक्षकों को मजदूरी करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। कितने आंदोलन, प्रदर्शन, धरने कर चुके हैं, आज तक कोई यानी नुमाइंदा नहीं पहुंचा हमारे पास कि आइए आपका क्या है। और अगर हम जाते भी हैं तो हमें ये कहा जाता है कि आप तो अंशकालीन शिक्षक हो और आप तो व्यवस्था के लिए लगाए जाते हो, तो आपका कोई वजूद नहीं है। परिवार चलाना मुश्किल हो गया है, क्योंकि कई वर्षों से इसी आस में थे कि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों सरकार सुनेगी हमारी। मगर आज हम लोग ना घर के रहे, ना घाट के रहे, ना तो कहीं और नौकरी करने लायक है और ना सरकार ने हमको लिया। ऐसा क्यों? सरकार ने हमारे हित में निर्णय नहीं लिया, तो निश्चित रूप से सभी संगठन एक मंच पर हैं और आने वाले समय में बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे और वास्तव में सड़कों पर उतरेंगे। नहीं सर, ये गलत है सर, रोजी रोटी छीन रही है सर, रोजगार मिल नहीं रहा है, वैसे भी कहाँ जाए सर। अब क्या कर रहे हैं? अभी क्या भटक रहे हैं सर कि 1,25,000 लोगों को जिन्हें आपने 2008 में भर्ती किया था, उन्हें आज आप 10,000 पे ले आए। ये मध्य प्रदेश सरकार की असली सूरत है, शक्ल है। इसकी हम निंदा करते हैं और इसका हम विरोध भी करेंगे। तो ये आपने खुद सुना, अतिथि शिक्षक जो हैं वो क्या कुछ अपनी मांगे रख रहे हैं। आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करने के लिए इस खास प्रोग्राम अतिथि शिक्षकों से अन्याय में बात करने वाले हैं। आइए सीधे जुड़ेंगे, हमारे संवाददाता संजय डोंगर दिव्य हमारे साथ बने हुए हैं। संजय, हम लगातार देखते हैं साल दर साल बदलता है, सरकारें बदलती हैं, मुद्दे बदलते हैं, लेकिन एक मुद्दा ऐसा है जो हमेशा रहता है, अतिथि शिक्षक का। ऐसा क्या है कि उसकी मांग आखिर मानी नहीं जा रही है, साल दर साल बीतते जा रहे हैं? बिल्कुल विकास, अगर देखा जाए तो जिस प्रकार से अतिथि शिक्षकों ने 2008 से अपनी मांग को लेकर रहे हैं कि उनको कहीं ना कहीं स्थायी नियमित किया जाए, क्योंकि शिक्षकों का अभाव हम पहले भी देखते आए हैं कि शिक्षकों का अभाव रहा है। चाहे हम दूर दराज के शिक्षकों को बात कर ले तो वहां पे शिक्षक नहीं पहुंच पाते थे, जिसको लेकर ये अभाव देखने को मिल रहा था। उसके बाद 2008 में जब अतिथि शिक्षकों की भर्ती हुई तो कहीं ना कहीं शिक्षा का स्तर सुधरा था। कहते हैं कि जब से अतिथि शिक्षक आए हैं तो हर स्कूल में हमें शिक्षक पढ़ाने के लिए मिल जाते थे, लेकिन अब 2016 के बाद की जो बात आ रही है कि शिक्षकों की जो घटती जनसंख्या हमें देखने को मिल रही है कि 1,30,000 शिक्षकों में से मात्र अगर आज की हम बात करें तो आज 10 से 20,000 शिक्षक मात्र बचे हुए हैं। अगर इनकी ये बात कही, क्या इनका साफ कहना था कि अगर हम लोग जब अपने 10-10 और 20-20 सालों से इसमें जॉब कर रहे हैं, हम अपना पूरा समय दे रहे हैं, छात्रों को पढ़ाने में अपना पूरा समय देते हैं, सारी चीजें करते हैं, उसके बाद हमारे साथ अन्याय क्यों? अगर अतिथि शिक्षकों की बात करें तो अतिथि शिक्षकों ने अपनी लड़ाई 2016 के बाद
से जो शुरू करी थी, तो जिस प्रकार हम पूर्व सरकार की भी बात कर ले तो इससे पूर्व सरकारों ने भी कहीं ना कहीं जिस प्रकार से अपनी आय को लेकर बताया था कि हमारे पास देने के लिए तनख्वाह नहीं है, तो कई कर्मचारियों को बेरोजगार कर दिया था। तो वो सरकार के ऊपर आज भी एक दावा बना हुआ है, दाग लगा हुआ है। उसी प्रकार से अब अगर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी की भी सरकार ने जिस प्रकार से 2016 से इन शिक्षकों को निकालना शुरू करा और कई शिक्षकों को बाहर कर दिया, लगता है कि अब सरकारें जिस प्रकार से जो अपना जॉब तो देती है, उन्हें एक आश्वासन देती है, उनका उपयोग कर लेती है, ओवर एज होने के बाद जब उन्हें बाहर कर दिया जाता है तो अतिथि शिक्षक अपने आप में या कोई भी कर्मचारी हो कहीं ना कहीं अपने आप में टूट जाता है, जिससे कई लोग मौत को गले लगाते हैं। इसी प्रकार से अतिथि शिक्षकों ने भी कई अतिथि शिक्षकों ने मौत को गले लगा लिया। उसके बाद भी अगर देखा जाए तो पढ़े लिखे होने के बाद भी कई अतिथि शिक्षक आज बेरोजगारी के कारण रोजगार यानी कि छोटी छोटी चीजें, कहीं मिट्टी का काम उठाने का, कहीं ईंट बनाने का, आज शिक्षक इस प्रकार की काम कर रहा है। कहीं ये देखा जाए कि जिस प्रकार सरकारें कहती है कि हम बेरोजगारी मिटाना चाहते हैं और बेरोजगार हम देश पे नहीं रहना चाहते। संजय, हम आपसे जानकारी, तमाम जानकारी लेंगे, बातचीत करेंगे। मैं आपको यहाँ बता दूं कि हमारे साथ महिला अतिथि शिक्षक संघ की प्रदेश अध्यक्ष अनीता हरचंदानी मैम जुड़ गई हैं। सबसे पहले मैम बहुत स्वागत है आपका स्वराज एक्सप्रेस पर। मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है मैम? जी जी बिल्कुल, आप नमस्ते। जी बिल्कुल। देखिए, जिस तरह से संजय लगातार बता रहे हैं कि अतिथि शिक्षकों का एक जो मुद्दा है, मुद्दा ऐसा है, सबको मांग पता है, सरकार भी कोई इससे परहेज नहीं करती है, उनकी मांगों को लेकर लगातार मांगे सरकार को भी पता है, लोगों को पता है, लेकिन ऐसा क्या है कि आपकी मांगे मानी नहीं जा रही है मैम? मुझे लगता है कि अतिथि शिक्षक सिर्फ एक चुनाव का मुद्दा बन के रह गया। सरकार जब बदलती है, चुनाव जब आते हैं, उनको रिझाया जाता है, उनको ये चीज बताई जाती है कि हम आपकी मांगे हैं उसको हल करेंगे, लेकिन वो हल हो नहीं पाती है मैम। जी बिल्कुल, आपका कहना बिल्कुल पूर्ण रूप से सत्य है कि चाहे आप बीजेपी सरकार की बात कर लो, चाहे आप कांग्रेस सरकार की बात कर लो, पर ये जो देन है अतिथि शिक्षकों की, ये बीजेपी सरकार की ही देन है। यूं कि जब ये अतिथि शिक्षकों का ये शुरुआत हुई थी 2009 से, जब बीजेपी सरकार थी, जब उस टाइम स्कूलों में अतिथि शिक्षक नहीं, शिक्षकों की बहुत कमी हुआ करती थी, तो हम लोगों को शिक्षकों को, अतिथि शिक्षकों को रखा जाता था और मात्र 100 रुपए के प्रतिदिन मासिक वेतन दिया जाता था। 3000, 5000 और 9000 ये बाद में किया गया। इस दौरान हमने कई धरने, प्रदर्शन, आंदोलन किए, पर ना हमारी कांग्रेस सरकार ने सुनी, ना हमारी बीजेपी सरकार ने सुनी। यूं कि कांग्रेस सरकार ने भी वचन पत्र में लिया कि आप जैसे ही हम आएंगे, हम आपको अपने वचन पत्र के अनुसार हम आपको नियमित करेंगे, पर 1.5 साल सरकार रही, उसके बाद धराशायी हुई, जो भी हुआ, पर हमारी स्थिति जस की तस बनी हुई है। और आज हमारे 80 अतिथि शिक्षक मौत को गले लगा चुके हैं। यूं कि उनको परिवार पालने में मुश्किल आ रही है। जब मरता क्या नहीं करता, और जब उनके सामने परिवार की रोजी रोटी का संकट आ रहा है तो क्या नहीं करेगा। और ये भाजपा सरकार हमारे साथ दिन ब दिन छलावा करती हुई, आज की स्थिति ये बनी हुई है कि आज जितने शिक्षक लगे हुए तो उनको घर का रास्ता दिखा दिया है। मात्र आज की स्थिति में 10 या 20 हजार अतिथि शिक्षक लगे हुए हैं। और यूं तो रोजगार की बात करती है सरकार की, हम युवाओं को रोजगार देंगे, इधर जब हम 10 सालों से लगे हुए हैं और योग्य हैं, बिल्कुल यानी अनुभवी शिक्षक है, और हम लोग को निकाल के आपको क्या मिल रहा है। और हम अपनी मांगे निरंतर रखते जा रहे हैं और शिक्षा मंत्री के पास जाते हैं तो शिक्षा मंत्री का साफ ये कहना है कि आप अयोग्य हो। अयोग्य थे तो हमें इतने सालों से क्यों रखा गया, हमारी योग्यता पे क्यों सवाल। आज हम सरकार से आपकी कई बार बातचीत हुई है, हमने भी देखा है, सब लोगों ने देखा कि आपने कई बार प्रदर्शन किए हैं, लगातार आपने आंदोलन किया है, अपनी आवाज बुलंद की है, इसको लेकर कई बार आपने सरकार से भी बात की है। लेकिन ऐसा क्या है कि सरकार जब आपसे बात करती है तो वो आपकी मांगे मानती है, लेकिन बाद में उसको नकार देती है। बाद में यूं नकार देती है कि बस मात्र एक छलावा करती है कि चुनावी मुद्दा लेके आती है, आप हमें वोट दीजिए और हम आपको नियमित करेंगे। जैसे ही हम लोग वोट देके उनको जिताते हैं तो वो फिर भूल जाती हैं। और ये रहता है कि बेचारा अतिथि शिक्षक की स्थिति जैसे की तैसे बनी हुई है, आज बेरोजगारी की दर्द झेल रहे हैं। परिवार की स्थिति ये है कि परिवार चलाने में वो है, जिनको परिवार नहीं चलाना है वो बेचारे अपने काल के गाल में समा जा रहे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं। आप जिस तरह से कह रही हैं, बिल्कुल मैं इस चीज से सहमत हूं कि जो मांगे हैं अतिथि शिक्षकों की वो नहीं मानी जाती हैं। अगर मैं आपकी 5 मांगों की अगर बात करूं तो अब की जब अगर हम परिस्थिति में बात करें तो अब आपकी 5 मांगे क्या होंगी? हमारी 5 मांगे, सबसे पहली मांग है हमारा नियमितीकरण होना चाहिए। यानी जो शिक्षक बेरोजगार हो गए हैं उनको सबसे पहले एज इट इज जो जहां थे उनका पद स्थायी किया जाए, दूसरे नए शिक्षकों को नहीं रखा जाए। और हमारी
जो पेमेंट है वो बढ़ाई जाए। 5,000 प्राइमरी को मिलती है, मिडिल में 7,000 मिलती है, 9,000 मिलती है। आज के इस महंगाई के दौर में इतनी कम पेमेंट मिलना, यानी आप ये बताइए क्या है? परिवार तो इससे चलता नहीं है। दूसरी मांग हमारी ये कि पेमेंट बढ़ाई जाए। तीसरी मांग हमारी ये कि नियमितीकरण किया जाए, पद स्थायी किया जाए और जो पद जो जहां है उनको वहीं रखा जाए, नई भर्ती नहीं की जाए। जिस तरह से जिनके 7-8 साल हो गए हैं अतिथि शिक्षकों को रहते हुए या 5 साल से ऊपर हो गए, उनको परीक्षा में कोई अतिरिक्त छूट दी जाए, ये भी मुझे लगता है आपकी एक मांग थी, लगातार आपकी तरफ से रखी भी गई थी। परीक्षा में छूट दी जाए। उन्होंने परीक्षा में छूट दी, किसने? बीजेपी सरकार ने। पर ऊंट के मुंह में जीरा। कैसे छूट दी उन्होंने? 25% अतिथि शिक्षकों को दिया जाएगा। पर अब 12,000 भर्ती में से आप 25% अतिथि शिक्षक को दे रहे हो, तो आप कितने, 1 या 1,500 जाएंगे अंदर। और जो 1,30,000 हमारे साथ, मैं आपको यहाँ बताना चाहूंगा, रोकना चाहूंगा, हमारे साथ भूपेंद्र गुप्ता जी कांग्रेस से प्रवक्ता हैं, वो जुड़ गए। सर बहुत स्वागत है सबसे पहले आपका। जी नमस्कार। नमस्ते भूपेंद्र जी। जिस तरह से हमारे साथ अनीता जी जुड़ी हुई हैं, हमारा जो मुद्दा है वो बहुत स्पष्ट है, क्योंकि लगातार साल दर साल बीतते जा रहे हैं। सरकार, आपकी सरकार आई सर, आपने भी तमाम वादे किए कि हम अतिथि शिक्षकों के लिए काम करेंगे, लेकिन सर खुश अतिथि शिक्षक नहीं हो पाए, चाहे वो सरकार किसी की भी रही हो, मुद्दा वहीं के वहीं है। सर देखिए, हमारी सरकार ने तो प्रयत्न किया था, हमारी सरकार गिरा दी गई माफियाओं के सहयोग से। तो हम तो जो करना चाहते थे वो कर नहीं पाए। हमने तो बहुत सारी प्रक्रिया कर दी थी, लोग जानते हैं उसके बारे में। अब जो आज की परिस्थिति है, ये तो गलत बात है। कांग्रेस सरकार ने भी हमारे साथ कुछ नहीं किया, ये आपकी बात को मैं नकारा। हमारे साथ जो शिक्षक संघ की प्रदेश अध्यक्ष हैं वो सीधी जुड़ी हैं। जी मैम, आप पूछ सकते हैं। आप ये गलत बोल रहे हैं कि हमने इनके साथ कुछ किया। कांग्रेस सरकार ने भी हमारे साथ कुछ, हालांकि आपकी 1.5 साल सरकार रही, पर आपकी सरकार ने भी कुछ नहीं किया। आपका कहना गलत है कि हमने कुछ किया, कुछ नहीं किया और स्थिति बद से बदतर होती चली गई। सिंधिया जी ने बोला कि इनके कारण हम सड़कों पर उतरेंगे, उनके कारण हमारे कारण सरकार गिरा दी। मैं ये प्रश्न नहीं पूछ रहा हूँ, सीधे आपसे जो शिक्षक संघ की प्रदेश अध्यक्ष हैं उनका ये प्रश्न है सर। तो मैं उनका अपनी जगह प्रश्न है। हमारी सरकार अभी जिन्होंने हमारी सरकार गिराई है उनसे क्यों नहीं कह रहे हैं कि साहब सड़कों पे अब आइए, उतरिए। और इन्हें कहना चाहिए हमारी सरकार की अपनी जो प्राथमिकताएं थी, वो उनका अलग एक मैटर हो गया। मैडम पूरी बात मेरी पूरी बात सुनेगी आप? नहीं की बात पूरी हो जाने देते हैं, फिर हम उनसे पूरी बात सुनेगी आप? हमारी नहीं सुनेगी। जी भूपेंद्र जी सुन रहे हैं, सुनिए, सुनाइए। हमने जो है सबकी समस्याओं को हल करने की कोशिश की। हमारी पहली प्राथमिकता थी, जिसका हमने वादा किया था, किसानों की समस्या को हल करना। हमने 27 लाख लोगों का जो है कर्जा माफ किया। हमारी दूसरी समस्या थी जनता को सामाजिक न्याय देना। हमने जो है लोगों की जो सामाजिक सुरक्षा पेंशन थी उसकी दोगुनी किया। हमारी इनसे वादा था कि हम इनकी समस्याओं पर बातचीत करेंगे, हल करेंगे, उसका रास्ता निकालेंगे। 15 महीनों में या 1.5 साल में आप मुझे 2-3 काम बता दीजिए जरा, जो आपने अतिथि शिक्षकों के लिए आपकी सरकार ने किए हो, आपकी तरफ से किए गए हों। आप इन्हीं से पूछ लीजिए। नहीं, 1.5 साल जो अतिथि विद्वान है और अतिथि शिक्षक है, उनकी जो है अपॉइंटमेंट्स की व्यवस्था हम बना के गए थे। केवल इनके जो है वेरिफिकेशन होने थे, कागज निकलने थे। आपसे जानना चाहता हूँ, आप तो सर आप तो सत्ता में रहे हैं, अभी सरकार किसी की हो, क्या लगता है सर ये मांगे आखिर क्यों नहीं मानी जा रही है? मांगे माननी चाहिए इनकी। जो लोग राखी लेके जा रहे हैं उन्हें आप डंडे मार रहे हैं और ये गाली हमें दे रहे हैं। जो लोग जो है राखी बांधने जा रही बच्चियों के ऊपर जो है प्रहार कर रहे हैं, बीजेपी से उनकी चर्चा नहीं कर रही है, उनसे भी ये सवाल करेंगे। मैं बतौर आपसे एक पैनलिस्ट ये सवाल कर रहा हूँ कि आपकी भी सरकार रही है, आप इसको कैसे देखते हैं कि ये मांगे, अगर हम बीजेपी से भी ये प्रश्न करेंगे कि आखिर क्यों नहीं मानी जा रही है? लगातार हम देख रहे हैं वो नियमितीकरण कर रहे हैं, उस पर कोई नहीं हो रहा है। उनकी जो सैलरी है उसको बढ़ाने को लेकर कर रहे हैं, तो वो भी कुछ नहीं हो रहा है। आप कैसे देखते हैं सर, सरकार क्यों नाकाम साबित हो रही है ये करने में? अपोजिशन कैसे देख रहा है इसको? छोड़ के सरकार की आउटसोर्सिंग से नौकरियां भरने की कोशिश सरकार कर रही है। क्यों कर रही है? पूछिए नौजवान, ये कांग्रेस बीजेपी में क्यों उलझे हुए? इनको ये पूछना चाहिए कि सरकार आज भी आउटसोर्सिंग से, अभी स्टेट मैप से 15 क्यों निकल रही है? ये सवाल नौजवान नहीं करेगा। जिन लोगों को चयन करके रखा हुआ है उन्हें नौकरी, ये सवाल कौन नौजवान करेगा? जिसका भविष्य, जिसके 50 साल बर्बाद करना चाहती है सरकार, उसको ये सवाल करना चाहिए। क्यों नहीं कर रहे हैं वो सवाल? हम तो सवाल क्यों जो है सौदेबाजी में फंसते हैं? इन्हीं के शिक्षक तो सौदेबाजी में विधायक बन के सौदा करके भाग गए ना।
काली कांग्रेस को दोगे आप? जी बिल्कुल, हम हमारे साथ संवाददाता संजय जुड़े हुए हैं। संजय, लगातार विपक्ष ये कह रहा है कि सरकार लगातार कोई कदम नहीं उठा रही है। आप ग्राउंड पे जीरो पे मौजूद हैं, लगातार आपकी सभी जो मंत्री हैं उनसे बातचीत हुई है, क्या कहना है इसका? अगर बात की जाए तो सरकार का क्या कुछ कहना है इस मुद्दे पर? संजय। विकास, अगर मैं कहीं ना कहीं ये बात अगर पूरी जिस प्रकार से मैंने भी सर्वे किया या जितना भी मैंने देखा है, अतिथि शिक्षक तो आखिर बेरोजगार क्यों हो रहे हैं, क्यों इनको बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा है, इसका अगर पूरा आंकड़ा निकाला जाए तो सबसे पहले हम बात कर लें जिस प्रकार से स्कूल बंद किए जा रहे हैं। अगर हम देखें तो एक शिक्षा एक परिसर एक परिसर एक शिक्षा का एक जो नारा दिया था, सरकारी नीतियां जो है कहीं ना कहीं इन अतिथि शिक्षकों को बाहर करने में सबसे बड़ा कदम उठा रही है। जैसे एक शिक्षक पहले अगर देखा जाए तो ग्रामीण क्षेत्रों में जहां 4 और 5 अतिथि शिक्षकों को जॉब मिल जाता था या वहां पे स्कूल होते थे, लेकिन अब ऐसा हो गया है कि एक परिसर में एक पूरा परिसर रहेगा, उसमें हाई सेकेंडरी स्कूल का जो रहेगा, उसके बाद के सारे स्कूलों को कहीं ना कहीं बंद कर दिया जाएगा या वहां पे शिक्षकों की कमी कर दी जाएगी, क्योंकि वो एक परिसर में आके सारे शिक्षक वहां पे पढ़ाई कर सकते हैं। तो एक ये जो नीति रही है उनकी, वो कहीं ना कहीं इसमें नुकसानदायक है अतिथि शिक्षकों के लिए। उसके बाद बात करी जाएगी तो दूसरी बात, इन्होंने जिस प्रकार से कहा था अतिथि शिक्षक जो है 2016 में जो सबसे पहली बात आई थी कि अब प्रतिशत के बल पर या प्रतिशत के आधार पर इनको नियुक्ति दी जाएगी, तो वहीं से कई सारे शिक्षकों को बाहर कर दिया गया था। अब तीसरा इन्होंने जो कदम उठाया है कि जो इन्होंने अभी जो चयनित शिक्षकों को रखा गया है, उसके बाद चयनित शिक्षकों को रखा तो जो अतिथि शिक्षक बचे हुए थे उनको भी बाहर का रास्ता दिखा दिया। तो कहीं ना कहीं सरकार की जो नीति रही है, जो भारतीय जनता पार्टी की जो शिक्षा नीति है, कहीं ना कहीं वो इनके लिए नुकसानदायक साबित हो रही है। अगर हम तीनों प्रकार से उठा के देखें तो कहीं किसी भी प्रकार से सरकार ने इन अतिथि शिक्षकों का लाभ नहीं पहुंचाया। मैं भूपेंद्र जी को भी सुन रहा था तो भूपेंद्र जी ने जिस कहा, संजय मैं यही आपको 1 मिनट रोकना चाहूंगा। जिस तरह से आपने भूपेंद्र जी की भी बात सुनी और उस दौरान आपने सत्ता की जो शासन में कांग्रेस पार्टी थी उसका भी शासनकाल देखा है, संजय कितने सहमत हैं आप भूपेंद्र जी की बात को लेकर कि उनका कहना है कि हमने बहुत कुछ किया है अतिथि शिक्षकों के लिए? संजय। बिल्कुल विकास, अगर मैं 1 साल की बात कर लूं, जब अतिथि शिक्षक कमला पार्क में बैठे हुए थे, उन्होंने काफी समय वहां पे दिन रात वहां पे निकाला था और ये अतिथि शिक्षक अपनी मांग को लेकर बैठे थे। जब भी इन्हें आश्वासन मिला जरूर था कि हम आपका कर रहे हैं। कांग्रेस सरकार ने भी आश्वासन दिया था कि हम जल्द ही इस मांग को पूरा करेंगे, लेकिन क्योंकि उसके बाद कोरोना काल आया, कोरोना से पहले की बात थी कि जब ये लोग बैठे थे तो इनके पास कई सारे मंत्री जो आज भारतीय जनता पार्टी में उच्च पदों पर बैठे हैं, कई मंत्री आकर इन्हीं के स्टेज पर आकर ये आश्वासन देके गए थे कि हम आपको जल्दी ही नियमित और आपकी मांगों को लेकर बात करेंगे। वो तस्वीरें हम सबने देखी हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं संजय आप। उसमें ही अगर हम बात कर ले तो कहीं ना कहीं जो आज हम जिनकी बात करते हैं, जो इनके अतिथि शिक्षकों के साथ हमेशा मिलकर रहे हैं, कंधे से कंधा मिलाया, उन्होंने कहा था कि अगर अतिथि शिक्षक हमारे, मैं सीधी बात कर रहा हूँ ज्योति आदित्य सिंधिया की, कि हम संजय यहाँ मैं आपको रोकना चाहूंगा। हमारे साथ बीजेपी से प्रवक्ता हितेश वाजपेयी जी जुड़ गए। सर सबसे पहले बहुत स्वागत है। मेरी आवाज आ रही है आप तक? जी बिल्कुल आ रही है, बहुत बहुत धन्यवाद। जी हितेश जी, लगातार हम अतिथि शिक्षकों पर आज बात कर रहे हैं। हमारे साथ प्रदेश अध्यक्ष अतिथि शिक्षक की अनीता जी जो है वो भी मौजूद है, हमारे साथ भूपेंद्र जी कांग्रेस से प्रवक्ता मौजूद हैं। हम काफी समय से ये चर्चा कर रहे हैं सर, सरकार, सबका प्रश्न यही है, चाहे वो मैम की बात हो, अनीता जी की बात हो, संजय की बात हो या भूपेंद्र जी की बात हो, सर सभी सत्ता से एक ही सवाल कर रहे हैं, आपकी सरकार से एक ही सवाल है सर, साल दर साल बीतते जा रहे हैं, ये कब ऐसा मुद्दा है सर ये कि कब हल कर पाएगी आपकी सरकार? देखिए, शिक्षा क्षेत्र से संबंधित जितने विषय हैं उन सबका जेन्युइनली समाधान यदि किसी ने किया है तो शिवराज सरकार ने किया है। और बीच में जब 15 महीने भूपेंद्र जी की सरकार आई तो और समस्याएं खड़ी हो गई। ये हमने देखा है, चाहे नियुक्तियां निकली हो, 2018 में आपने देखा था शिवराज जी ने नियुक्तियां निकाली थी, उसकी ये लोग चयनित सूचियां नहीं बना पाए, लोगों को नियुक्ति के पत्र नहीं दे पाए और वो अब शुरू हो गया है फिर से। तो ये बात सच है कि हमारी सरकार गंभीरता से इस पर विचार कर रही है और हम इन चीजों को लेकर पॉजिटिव है। बीच में यदि कोविड का दौर नहीं आता, जिस दौरान शिक्षण संस्थाएं जहाँ एक और बंद हुई और लंबे समय, और दूसरा जो गंभीर विषय था कि सरकार की ट्रेजरी के ऊपर ऐसा नहीं है, कोविड में भी सर बहुत सारे निर्णय ऐसे हैं जो लिए गए हैं, या आप महत्वपूर्ण नहीं मानते हैं सर कि कोविड में, अगर कोविड चल रहा है तो जब तक अतिथि शिक्षकों के आप महत्वपूर्ण नहीं मानते होंगे सर, इसलिए उनके लिए कोई फैसला नहीं लिया गया है?
देखिए, आपको यदि हमसे लड़ना है तो लड़ सकते हैं। नहीं, सवाल है सर, मैं सवाल कह रहा हूँ। मैं आपको बता दूं, अनीता जी हमारे साथ पिछले 25-20 मिनट से उनसे बात कर रहे हैं। सीधा अनीता जी आपसे सवाल पूछना चाह रही है, इंतजार कर रही थी सर सरकार की तरफ से कोई पक्ष रखने आए। जी अनीता जी, आप पूछ सकती हैं। बीजेपी सरकार से 2016 से तो हम लोग आज मांग करते करते आज 2021 आ गया। 2016 से समझो आपने हमें ऑनलाइन वो करके सब ऑनलाइन करके बाहर कर दिया अतिथि शिक्षक, जो 2009 में यानी 2009 में अतिथि शिक्षकों का जो शुरुआत हुई थी बीजेपी सरकार ने की थी। 2009 से 2021 आ गया, आज तक अतिथि शिक्षक की स्थिति जस का तस बनी हुई है। और उसके बाद 2016 में अतिथि शिक्षक को ऑनलाइन का स्कोर कार्ड देख के जो पुराने बेचारे अतिथि शिक्षक जो 10-12 सालों से लगे हुए थे उनको हटा दिया गया। यूं हटा दिया गया कि परसेंटेज बेस पे सेमेस्टर सिस्टम आ गया। जो आज के युवाओं से उनको जो बेचारे अतिथि शिक्षक पहले के लगे हुए थे उनकी सेमेस्टर सिस्टम से अगर आप तुलना करोगे तो वो तो पहले प्रतिशत परसेंटेज से होता, अब सेमेस्टर सिस्टम में यूं कि 4 सेमेस्टर में सबसे ज्यादा स्कोर होते हैं युवाओं के। तो जो पुराने अतिथि शिक्षक है उनको बाहर कर दिया। आज हमारी तुलना हमारे आप बच्चों से करो तो हम कैसे फाइट कर पाएंगे उनको। सबसे बड़ा मुद्दा ये कि 2016 से आपने जो हमारे 1,30,000 अतिथि शिक्षक थे वो 2016 में हमारे बच्चे 90,000, और आज की स्थिति 2021 की स्थिति ये बता रही हूँ आपको कि 10 से 20,000 अतिथि शिक्षक बचे हुए हैं। तो हमारा कहीं न कहीं से बीजेपी सरकार ने हमारे साथ बहुत ज्यादा छलावा किया है। और सिर्फ जब चुनाव आता है तो हम लोग को यूज किया जाता है। बने हुए हैं भूपेंद्र गुप्ता जी। सर, आपने जो बीजेपी का पक्ष है वो भी आपने सुना है, वो कह रहे हैं हम लगातार अतिथि शिक्षकों के लिए पॉजिटिव बने हुए हैं, उनके लिए फैसले ले रहे हैं, लेकिन उनने आपकी सरकार का सर बताया कि एक भी ऐसा फैसला नहीं है जो कांग्रेस ने लिया हो। सर क्या कहेंगे सर भूपेंद्र सर? देखिए, अतिथि शिक्षकों की भर्ती तो 2010 से चालू हुई जी, हमारी सरकार तो 2019 में आई जी। इनसे पूछे 10 साल से ये क्या कर रहे हैं? 1.25 लाख से जो है घट के 8,000 पे कैसे पहुंच रही संख्या? ये नीतियां कौन बना रहा है? ये शोषण कौन कर रहा है? इसमें कांग्रेस कहां से आ गई? जी, हम तो एक ट्रांजिट पीरियड था जिसको हमारी सरकार को जो है माफियाओं के पैसे ने गिरा दिया। हमारी सरकार गिर गई, बात मान रहा हूँ, लेकिन मुद्दा तो रहा ना सर। तो इनसे पूछे ना 2010 से ये क्या कर रहे हैं भाई साहब? आप जो 17 महीने को सत्ता में रह के अब जो आपकी मान लीजिए 23 का चुनाव आने वाला है, अब ऐसे में सर कैसे विश्वास होगा कांग्रेस पर अतिथि शिक्षक को? कांग्रेस ने भी वचन पत्र में लिया था, हमें तो यही बिल्कुल कमलनाथ जी से उम्मीद थी, बिल्कुल ऐसी उम्मीद थी कि 1.5 साल के अंदर यानी हम अगर धरने पे प्रदर्शन पे बैठते ही नहीं भाई, 1.5 साल बहुत होता है। 6 महीने के अंदर अगर आप किसानों का उसी टाइम अगर आप कर रहे हो तो अतिथि शिक्षकों ने ऐसा क्या बिगाड़ा था कि आपने 1.5 साल तक उनको झुलाया और हमें आंदोलन प्रदर्शन करने पर मजबूर किया। दिसंबर में कड़कड़ाती सर्दी में पूरे हम परिवार समेत बच्चों को लेके आप देखेंगे कि हम पूरे दिसंबर जनवरी जब कोविड जब तक आया नहीं 22 तक हम बैठे रहे, पूरे 90 दिन तक हम बैठे रहे। तो आपकी कांग्रेस सरकार पे जू तक नहीं रहेंगी। तो अब आप बोल रहे हो कि हमने ये किया, आप लगातार अनीता जी की बातें सुन रहे हैं सर। अब क्या कहना चाहेंगे सर? कुछ तो आश्वासन दे दीजिए, जो उनके जरिए अतिथि शिक्षक आज ये प्रोग्राम देख रहे हैं उनको कुछ तो आश्वासन दे दीजिए। कब तक क्या स्टैंड ले रहे हैं आप? हमारी सरकार आएगी तो हम इनका पूरा व्यवस्थापन करेंगे। जो लोग ओवर एज हो रहे हैं उन्हें एज का लाभ देंगे। जी भूपेंद्र जी, जिस तरह से इनको एलिमिनेट करने की कोशिश की जा रही भारतीय जनता पार्टी द्वारा, वो प्रक्रिया हम नहीं अपनाएंगे। बिल्कुल। आज क्या है, आज विषय के नाम पर इनको हटाया जा रहा है। यदि हमारी सरकार आती है तो हम उनके लिए स्टैंड लेंगे। सर आप तो सत्ता में बैठे हैं, भूपेंद्र जी कह रहे हैं 10 से प्रक्रिया शुरू हुई है, 21 चल रहा है। 11 सालों में सर एक मुद्दा सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं आप। देखिए, आपने देखा ना कि आपने सवाल मुझसे किया पर उन्होंने लपक के चूल्हे के ऊपर तवा रख के अपनी राजनीतिक रोटी सड़क पर सेक की भूपेंद्र जी ने। विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं सर। सुन तो लो, अब आप पूरी बात तो फिर मैं कह लेता हूँ जी। आप अपनी सेक लो, पीड़ित पक्ष के सामने बैठा है। जी भूपेंद्र जी, हम उनकी बात सुन लेते हैं। जी आप बात पूरी कीजिए जी। हाँ जी, तो मैं ये कह रहा था कैसे उन्होंने लपक के अपनी रोटियां सेक ली। तो एक और कांग्रेस है जो रोटी सेकने में 2 सेकंड नहीं लगाती और 15 महीने गोल रही। 15 महीने में कौन 2 लाख नियुक्तियां कर डाली इन्होंने जी। तो इसलिए देखिए साहब, हम तो तैयार, हम तो 200 गालियां आज भी मैं रोज खाता हूँ। 10-20 अनीता जी के साथियों को ब्लॉक करता हूँ, तो वो कभी कभी इतनी गंदी बातें लिख देते हैं, हम तो झेल लेते हैं। पर हमारे परिवार वाले जब उन ट्वीट्स को देखते हैं तो उनको लगता है राजनीति में इसलिए आए हो क्या।
तो हम तो ब्लॉक भी कर देते हैं, लेकिन तो ब्लॉक करने तो ये गलत करते हैं सर। ये तो बड़ी हास्या, तो बात सर कोई हमसे पूछेगा तो उसे ब्लॉक कर देंगे सर। सरकार में हम है, जिम्मेदारी आपकी है। मैंने आपको आपकी कितनी निगाहें आप पे टिकी है सर, ऐसे ब्लॉक तो मत सर। आपसे पूछेंगे सर, आपसे पूछेंगे, आप ही लोगों को तो चुन के हम लोग आगे लाते हैं, आप ही लोग तो हमारा उद्धार करने वाले हैं सर। आपकी सरकार तो बड़े बड़े स्टैंड ले रही है सर। अब ना विकास को सुनना है ना अनीता को सुनना है। नहीं सर, मैं बिल्कुल लगातार आप गलत है ना सर, ये तो गलत है। चलिए अनीता जी, मैं आपको रोकूंगा, हम पूरी बात करेंगे। हमें सुन लेते हैं साहब, आप लोग बोल दो, हम लोग सुन लेते हैं। हितेश जी बात रखिए अपनी जी। हाँ, तो मैं ये कह रहा हूँ ना कि भाई जैसे आपसे बात हो रही है, अनीता जी से हो रही है, ऐसी बातचीत होगी, समाधान निकलते हैं। ना भी ऐसी बातचीत हो तो सरकार का, मैंने बताया ना, रुख हमेशा पॉजिटिव है, हम तो बढ़ेंगे। लेकिन थोड़ा सा जो मुझे लगता है कि एक संगठित रूप में, व्यवस्थित रूप में समाधान का हिस्सा बनते हुए भी हमको आगे आना चाहिए। हमारी सरकार सीरियस है, इसमें कोई दो मत नहीं है, चाहे आंदोलन हो अथवा ना हो। ये हम कई बार कह भी चुके हैं और मैं व्यक्तिगत रूप से इसका पक्षधर हूँ और मैं अपनी हर बैठक में इस विषय को रखता हूँ। ये बात भी बता भी चुका हूँ प्रबंधन के दौरान। वो तो ऐसा नहीं है, हम लोग भी चुनाव लड़ते हैं तो हम लोगों की बातचीत और उसके संवेदनाओं को समझते हैं और वही समझ का कारण थोड़ा सा अनुमान अगर आप बता देंगे सर तो थोड़ा अच्छा रहेगा, क्योंकि इनके चेहरे पे थोड़ी सी मुस्कान आएगी कि ऐसा कब तक समय है कि जब तक स्टैंड लिया जा सकता है। 30 से पहले हो जाएगा सर? देखो साहब, ना मैं उस किस्म का राजनेता हूँ, ना ज्योतिष हूँ, लेकिन लगातार निर्णय होते रहे हैं। मैंने आपको बताया ना, जैसे 2018 में जो व्यापम की परीक्षा हुई थी उसकी नियुक्तियां 19 में गोल कर गए, ये रोटियां सेकते रहे। हमने आके फिर से शुरू किया तो 8-8, 9-9 हजार की बैच में उसको हमने पुनः प्रारंभ किया है। और मैंने बताया 2 चुनौतियों के बाद भी किया, आप मानो या न मानो, लेकिन सरकार के पास ट्रेजरी की भी चुनौतियां हैं जो अभी 1.5 साल और रहना है। और दूसरा, पाठशालाएं और शिक्षण संस्थान बंद थे तो स्वाभाविक है कि वो विषय अधिकारियों की प्रायोरिटी में नहीं रहा होगा, स्वास्थ्य ज्यादा था। तो मैं इस बात को मानता हूँ, लेकिन मान के चलिए कि इसका समाधान निकलेगा। आप लोग भी पॉजिटिव तरीके से बात करिए, वोट आपको जिसको देना जरूर दीजिए, वो आपका अधिकार है, लेकिन हम आपके लिए काम जरूर करेंगे। चलिए सर, सब बिल्कुल इंतजार कर रहे हैं कब वो घड़ी आए जब आप पे फैसला लें। हितेश जी बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत में जुड़ने के लिए, और भूपेंद्र जी आपका भी बहुत शुक्रिया। चलिए अनीता जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। आपने दोनों प्रवक्ताओं की बात सुनी है, बीजेपी और कांग्रेस का अपना अपना स्टैंड सुना है। अब आपका ओवरऑल जो लास्ट कमेंट है वो क्या रहेगा? हमारा ये है कि अगर हमारा बीजेपी सरकार ने नहीं सुना तो अब हम सड़कों पे उतर के उग्र आंदोलन करेंगे और बीजेपी सरकार को सबक सिखाने का काम करेंगे, अगर नहीं माना तो। अभी तो सरकार उम्मीद करते हैं कि जल्दी आपका जो मांगे हैं उनको पूरा किया जाए। नीता जी बहुत शुक्रिया आपका भी हमारे साथ तमाम चर्चा में शरीक होने के लिए। आपका भी संजय बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए। तो आज हमारे खास प्रोग्राम अतिथि शिक्षकों से अन्याय में हमने बात की उनकी मांगों को लेकर, जो मुद्दा लगातार सालों दर साल चलता आ रहा है। अतिथि शिक्षक को, जो लाखों अतिथि शिक्षक हैं, उनकी आंखें इस उम्मीद में है कि कब वो पल आएगा जब वो देख पाएंगे कि उनकी मांगों को मान लिया है। सरकार आती है, सरकारें बदलती हैं, सब इस बात को, इस मुद्दे को उठाते हैं कि हम इसको हल करेंगे, लेकिन हल निकल नहीं पा रहा है। सबको इसका इंतजार है, अब भी देखना है कि कैसा कब वो क्षण आता है कि इसका जो सॉल्यूशन है वो निकल पाता है। हमारे खास प्रोग्राम अतिथि शिक्षकों से अन्याय में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।